कॉमर्स एक्सेस इग्नू। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी MCQ 3 की लास्ट क्लास है। अब तो भाई एडमिट कार्ड भी आ गया, अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। हाँ देखो, प्रोटेस्ट वगैरह चलो सही है आप लोगों ने किया, बट इग्नू ने अब अपना एडमिट कार्ड को जारी करके बता दिया कि भाई इग्नू किसी भी मूड में नहीं है आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी में उन्होंने अब क्या कर दिया, अपना एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया, सो दैट कि आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और अपने प्रोटेस्ट वगैरह पे नहीं ध्यान दे पाओ। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी कुछ है आपके एग्ज़ाम्स तो देने ही हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी अब तैयारी पूरी करते हैं। कोई मतलब टेंशन नहीं लेना कि एग्ज़ाम आ गया एकदम से ये हो गया वो हो गया। घबराओगे ना तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर मतलब घबराओगे नहीं, इस सारी जगह पे पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा स्मूथली, ठीक है। हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करें अपने। देखो आज हम लोग क्वेश्चन अपने फिर से 7 क्वेश्चन लेकर आए हैं टॉप, जो कि कल अभी हमने अपने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिए ना 7-7 करके। तो ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ हैं हमारे, जैसे ये जो हैं ये हमारे हैं कितने नंबर के, लास्ट में आने वाले जो 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं होते, 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10-10 नंबर के, वो हैं, ठीक है। डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूरी मिलेगा। और इसमें चीज़ स्क्वायर टेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिकर्ट स्केल, ठीक है। ये 3 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ने तो हैं ही। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देखो एक रैंडम सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है, बट ये है कि इसलिए इसमें आता है क्योंकि ये मतलब एक 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें अलग से बन जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया ना, ये 4 क्वेश्चन हमारे किस तरीके के आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो 10 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को पता है कितना पेज लिख के आना, 2 पेज लिख के आना, ठीक है। और इससे ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर क्या होगा, और क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा और ज़्यादा शीट भर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन नॉन रैंडम सैम्पलिंग। हमने पहले अपनी रैंडम सैम्पलिंग देखी थी, अब हम लोग क्या देखेंगे, अपनी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। जब मैंने वैसे तो आपको रैंडम सैम्पलिंग जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी देख लेना, सो दैट आप लोग को क्या रहे कि एक तरीके से आइडिया रहे, चाहे इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग क्या करोगे, उसको कवर कर लोगे, चाहे रैंडम से चाहे नॉन रैंडम से, ठीक है। फिर क्या था हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में हमारे क्या आता है कि कितनी हमारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे हमारे एक होता है ऑरल और एक क्या होता है रिटन, ठीक है। तो ऑरल वाली में हमारी कितनी तरीके की होती है और रिटन में हमारी कितनी तरीके की होती है, हम लोग ये देखेंगे अपने इसमें। फिर क्या था हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ना इस चीज़ के लिए नहीं, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा क्या आएगा आगे। फिर क्या आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हमारे एक रैंडम सैम्पलिंग का ही एक टाइप है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें आता क्या क्या है। फिर हमारा क्या आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखो एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में आने के चांसेस इसके हैं, तो आप इसको स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी करके जाना, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कितने चांसेस हैं हमारे, 90% चांसेस हैं कि लिकर्ट स्केल से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। फिर हमारा क्या होता है चीज़ स्क्वायर टेस्ट। ये तो भैया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना पेपर बनना मुश्किल है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक टॉपिक अपने छोड़ना नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दूँ, नहीं यार। एक तो स्किप कर करके मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया, पूरे पूरा टॉपिक उठाया, फिर अगर आप इसमें से भी स्किप कर दोगे तो उसमें क्या स्किप रह जाएगा, ठीक है। फिर तो आप मतलब पूरा सिलेबस ही स्किप कर रहे हो एक तरीके से। चलो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चले। डिफाइन नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो इसके लिए आप कौन सा ला, बुक नंबर 1 का पेज नंबर 73 खोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी। हाँ तो देखो डिफाइन नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमारे 3 तरीके के आते हैं, कौन से, कन्वीनियंस, जजमेंटल और फिर कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। हमको ये तीनों किस तरीके से बनाने हैं रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे और यहाँ पे कैसे, ठीक है। इन बॉक्सेस के अंदर के नाम लिखने हैं। सबसे पहले उनको ऊपर क्या करना है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग लिखना है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है। ये हमको एक अलग से बॉक्स बनाना है, जैसे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके नीचे एक अलग से बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और फिर उसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और फिर उसके नीचे इस तरीके से चार्ट बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि भाई साहब आपको पता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। It is a sampling method. The probability of any particular unit of the population being chosen is unknown. ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि
जो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना चूज करने की, वो क्या रहती है, अननोन रहती है। हियर द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज क्वाइट आर्बिट्री एज द रिसर्चर्स रिलाई हैवीली ऑन पर्सनल जजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि सारे मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड है लगभग, क्योंकि जब हमारा रिसर्चर जो है वो अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से क्या करता है, काम करता है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को इतनी रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँ, सैम्पलिंग करूँ और अपनी रिपोर्ट को क्या करूँ, इकट्ठा करूँ, तो वो ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस सैंपल्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन। तो ये कभी भी ना एक जनरल पब्लिक का मतलब कहेंगे कि हम होलसम हमारी अप्रोच को नहीं दिखाता। ये कैसे दिखाता है, क्योंकि ये बाइस्ड होता है, कहीं ना कहीं हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा रिसर्चर जो है उसकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसके जो हमारा जो उसका परसेप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और देखिए इसमें 3 तरीके की क्या आता है, हमारे कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो कि उसके सबसे ज़्यादा आसपास है वाली सैम्पलिंग। फिर उसके अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब यही होता है कि जो उसको सबसे कन्वीनियंट लगे वो वही काम करेगा। फिर क्या आता है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल में क्या होता है कि भाई जो वो अपने आप से सोचेगा, मतलब जो उसके दिमाग में चल रहा है वो वही चीज़ को करेगा, और चाहे भले ही आप उसको कुछ भी अपने बारे में बताओ वो उस चीज़ को नहीं सुनेगा। फिर क्या आता है हमारा क्या, कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, वो डिफरेंट कोटास बनाता है, उनको असाइन करके क्या करता है, अपने हिसाब से फिर उनको लिए अपनी सैम्पलिंग लेता है। समझ में आया आपको? ठीक है, हो गया। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलो अपने वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। अब हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में देखो आपको कौन से बुक खोलनी है, बुक नंबर 5 खोलनी है, उसका पेज नंबर 18 जल्दी से खोल लिया। देखो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में हमारी 2 ही तरीके की हैं, एक हमारी ओरल है, एक वर्बल है। तो देखो ओरल का मतलब क्या होता है कि आपने सेमिनार्स और फिर अपना क्या किया, मतलब स्टेज वगैरह लगा के या फिर ओरली आपने अपने सुपीरियर्स को सुना दिया, ये क्या होती है हमारी ओरल और वर्बल रिपोर्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मेन जो रिपोर्ट्स होती है वो कौन सी होती है, हमारी रिटर्न रिपोर्ट होती है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मल ऑथेंटिकेट होती है, पॉपुलर मतलब कि हम लोग पूरा लिखे हैं उसको, उसकी एक PDF बनाए जो आपको ऑनलाइन कई बार मिलती होंगी कुछ रिसर्च की PDF। ठीक है, या फिर हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश उसको करें तो हमारी रिटर्न रिपोर्ट में कहलाती हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, हमारा टेक्निकल रिपोर्ट आती है। टेक्निकल रिपोर्ट हमारी कौन सी होती है, जो कि डिटेल्ड होती है, जो कई बार PhD वाले स्टूडेंट्स करते हैं। फिर क्या आती है हमारी पॉपुलर रिपोर्ट आती है। पॉपुलर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक के लिए एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए जो बहुत ज़्यादा इजी हो और जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया हो, सो दैट कि हमारे जनरल पब्लिक है वो क्या कर सके, वो उसका यूज़ कर सके। ठीक है, और उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। फिर क्या आता है हमारे रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिसर्चर्स जो होते हैं वो जो अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, जो आम पब्लिक के लिए भी नहीं, किसके लिए होते हैं, नॉर्मल मतलब अपने रिसर्चर्स के लिए, उन्हीं के समझ में हमको ज़्यादा समझ में नहीं आते। फिर हमारे क्या आता है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारी कुछ रिपोर्ट छपती है ना हमारी इसमें, जैसे डायरीज में या फिर किस में, हमारे जर्नल्स में। ठीक है, हमारे डिस्टेशन में इंक्वायरी रिपोर्ट्स होगी, थेसिस होगी, इस हमारे मोनोग्राफ में आते हैं। फिर हमारे आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हो सकती हैं, इससे आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें किसको फ़र्क पड़ता है, जिसके लिए स्पेशल रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। फिर क्या आती है हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट। तो इंक्वायरी रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिस के लिए मतलब कोई इंक्वायरी बैठी गई है या फिर हमने अपने देखा कि हमारे बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है, उसकी इंक्वायरी करनी थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के होता है हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जाती है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे चले अपनी। देखो यार आप लोग ना वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं करते हो। ठीक है, अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर तो करना ही चाहिए ना, ऐसा मत करो यार। चलो अब अपना देखिए क्या इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। तो देखो डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक बहुत ज़्यादा इजी सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर आप मतलब समझ नहीं पाए हो तो आपको समझा दूँ इसमें क्या होता है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी जनरल स्टेटमेंट से अपने किस पे आए, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आए। ठीक है, तो देखो वैसे नाम ही बताता है। और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी अपने बेसिक मतलब किसी भी एक छोटे से टॉपिक से लेके पूरे बड़े टॉपिक पे जाएं। किस तरीके से, देखो नाम से भी आपको याद रखना है कैसे। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है कि डिडक्ट होना। ठीक है, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें तभी तो डिडक्ट होगी ना। अगर आपके पास में चीज़ ही कम है तो वो डिडक्ट कैसे होगी। जैसे मान लो कि आपके पास में पूरी की पूरी एक थाली है, आपको खाते खाते क्या करना है, सिर्फ 2 रोटियां छोड़नी है। अभी कितनी है, 20 रोटियां हैं। ठीक है, तो जब 20 रोटियां हैं तब जब ज़्यादा होंगी तभी तो कम होगी ना। तो इसमें क्या होता है, डिडक्टिव में जो नॉलेज होती है हमारे पास में स्टार्टिंग में वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और हमको डिडक्ट कर करके कहाँ पे पहुँचनी होती है, एक छोटी सी नॉलेज तक पहुँचना होता है। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ में आई। डिडक्टिव का मतलब अब आप लोग इसी से याद रखोगे ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव का। और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है और जैसे मतलब बोलते हैं ना राई से पहाड़ तोड़ना, तो हमको यही करना है कि मतलब छोटे से कंसेप्ट से हम लोग को पूरा अपना बड़ा एक कंसेप्ट क्या करना है, दिमाग में अपना बनाना है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब क्या था हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के लिए आपको कौन सा पेज नंबर उठाना है? तो इसके लिए आप उठाओ बुक नंबर 1 का पेज नंबर 69। सैम्पलिंग का ये एक पार्ट है ये, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग का। मैंने आपको बताया भी था उस दिन, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है, इसके लिए मैंने इसमें डाला है आप लोगों के लिए अलग से, सो दैट कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इसको एकदम स्किप करके चले जाओ और ये पेपर में आ जाए फिर आप लोग सर ने बताया नहीं था, हमारा तो इस वजह से रह गया। तो देखो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, द सैम्पल यूनिट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट इक्वल इंटरवल्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्पेस और ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि मतलब रिसर्चर क्या करेगा, अपने मन से बना लेगा कि हाँ भैया मुझे 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद क्या करना है, रिसर्च अपना क्या करना है, सैम्पल्स को उठाना है और फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी है। या फिर कि मुझे यहाँ से थोड़ा डाटा कलेक्ट करूँ, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर से डाटा कलेक्ट करूँ, सो दैट कि क्या हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का डाटा कलेक्ट कर सकूँ। मेरे पास में जो सैम्पल्स आए वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हों। ठीक है, इसके लिए क्या होती है, हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। बाकी आप लोग इसको पेज नंबर 69 बुक नंबर 1 से पढ़ सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है और जब ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एकदम फ्री का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों के लिए इसमें कितना कितना पेज भर के आने, 2 पेजेस भर के आने हैं उससे, और बाकी कुछ नहीं भरना। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर आप लोग का क्या होगा, कहीं ना कहीं सीट भर जाएंगी और आप लोग क्या करोगे, टाइम भी आपका वेस्ट होगा बिना फालतू में। अब देखो, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर अपने चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए आप लोग बुक नंबर 2 का पेज नंबर 39 खोल लो। स्ट्रक्चर्स ऑफ डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स भी आप लोग पढ़ लेना बस। ठीक है, याद करने की आपको जरूरत क्या है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है और इसको देखो बनाया किस तरीके से जाता है। बुक में एक पेज पीछे खोला, आप लोग को मिल जाएगा इसमें। तो इस तरीके का आपको बना के आना है। इसमें तो जैसे ग्रोवर्स, प्रोसेसर, हार्वेस्टर, आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब उसको होलिया इस तरीके का रखना कि एग्जामिनर सोचे कि हाँ आपको आता है। तो आप लोग कितना 2 पेज का लिखना है, अगर ये 10 नंबर का आता है तो आप लोग इसमें क्या करोगे, आधे पेज पे लगभग इसकी ड्राइंग बनाओगे। ठीक है, सो दैट एग्जामिनर समझे कि हाँ भैया बच्चे को आता है, बच्चा पढ़ के घर से आया था। अब देखो फ्लो चार्ट में क्या होता है। फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन एनी सिचुएशन वेयर विश टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विच फ्लोज थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस टू इट्स अल्टीमेट पॉइंट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब ही यही है कि आप किसी भी प्रोसेस को दिखा दो कि मतलब कोई, जैसे हमने बिस्किट बनाने की प्रोसेस थी। ठीक है, पहले क्या है, हमारा वीट आया, वीट को हमने क्या किया, यहाँ पे क्लीनिंग वाली मशीन में डाला, क्लीनिंग वाली मशीन से हमने क्या किया, उसको किसी और मशीन में डाला जिसमें उसको ड्राई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने धुल लिया, यहाँ से सबसे पहले चलो ये छोड़ो कि मिट्टी वाली मशीन निकाली, फिर यहाँ से उसको धुला। ठीक है, फिर धुलने के बाद फिर उसको कहीं ना कहीं हमने ड्राई करने वाली मशीन में डाला, फिर यहाँ पे हमने उसको हीटिंग वाली मशीन में डाला कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, एकदम ड्राई हो जाए। और फिर उसके अंदर हमने उसका आटा बनाया। ठीक है, आटा बनाने के बाद फिर उसको हमने अपने चीनी वाली उसमें डाला, फिर चीनी वाली उसमें डालने के बाद फिर हमने उसको अपने बिस्किट्स की शेप दी। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा फ्लो चार्ट होगी जिसमें हमारा किसी न किसी प्रोडक्ट का फ्लो हो सकता है, या फिर क्या हम लोग किसी हायर से किसी लोअर अथॉरिटी में क्या कर रहे हो, जा रहे हो, जहाँ मतलब एक सिस्टमेटिकली फ्लो हो रहा हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम लोग किसमें चलते हैं, अपने लिकट स्केल में। लिकट स्केल के लिए आपको बुक नंबर 1 फिर से उठानी है और उसका पेज नंबर 97 खोलना है। बुक नंबर 1 का पेज नंबर 97 जल्दी से खोलोगे। लिकट स्केल देखो 10 नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन इसका मिलने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि जितना मतलब कि आप लोगों को रोड पे अभी दिल्ली में अगर आप बाहर निकल रहे हो तो पानी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी बारिश चली रही है यहाँ पे। तो समझ रहे हो ना, मतलब कि 100% प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना। कहीं आप लोग ऐसा ना कि ये सोचो कि भाई साहब कि हम स्किप कर देते हैं और फिर उसके अंदर क्या होगा कि जब होगा सो देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके फिर मतलब ये रोना ही निकलेगा कि भाई सब पढ़ के आ जाते काश, तो ये कम से कम ये तो नहीं होता। चलो आगे चले, अपना सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लिकट स्केल देखो बनाया किसने था, रेंसिस लिकट ने बनाया था, तो इसीलिए इसको नाम भी क्या दिया गया, लिकट नाम दिया गया। ओके, अब देखो
is extremely popular for measuring attitudes because the method is simple to administer. ये बहुत ज़्यादा सिंपल एक मेथड है. With a Likert scale, the respondents indicate their own attitudes by checking how strongly they agree or disagree with the carefully worded statements that range from positive to very negative towards the additional attitudinal object. ठीक है. अब देखो क्या होता है कि जैसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म्स दिए जाते हैं कई बार आपको शॉप्स के बारे में. फिर उसके बारे में क्या किया जाता है कि आप सर इसको फिल कर दीजिए कि आप लोग कैसे हैप्पी हैं, आप हमारे प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा हैप्पी हैं या फिर न्यूट्रल हैं या फिर फुली डिसहैप्पी हैं. ठीक है, मतलब कि फुली डिसलाइक करते हैं हमारे प्रोडक्ट को. तो इस तरीके से आप लोग इस पर अगर टिक करते हैं तो आप लोग क्या, ये आपकी एक एटीट्यूड शो करता है कि आप लोग इससे हैप्पी हैं या फिर आप न्यूट्रल हैं या फिर आप क्या करते हैं, इससे हेट करते हैं अपने प्रोडक्ट से. ठीक है, फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा, आप यहाँ पर रेटिंग कर सकते हैं. आई एग्री विद योर पॉइंट्स. ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, न्यूट्रल लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हमको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा. ठीक है, फिर इसके अंदर आप रेटिंग क्या 1 2 3 4 5 सर आप नंबर दे सकते हैं हम लोगों को. तो इस तरीके से क्या होता है कि ये लिकर्ट स्केल में एक तरीके से चार्ट या फिर आप कहोगे कि हमको फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है. ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि सर ये तो बड़ी आम सी चीज़ है. ये आम सी चीज़ है भाई, ये रैंसिस लिकर्ट ने नहीं बनाए थे, उससे पहले बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कि इन्होंने डेवलप किया इस चीज़ को तो कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ रही होगी. ठीक है, तो आप लोगों को देखो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा ना तो लगभग एक पिछले आधे पेज पे आपको इसका एक चार्ट बनाना है. ठीक है, बुक में आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 97 पे आपको चार्ट दिया हुआ है और आपको ये वाला चार्ट बना के आना है. बाकी आपको लिकर्ट्स के क्या लिखने हैं, इसमें आपको इसके एडवांटेजेस लिख देने हैं. तो एडवांटेजेस हमारे क्या रहेंगे इसमें कि सर आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, कंज्यूमर का फीडबैक मिल जाएगा और आपको ईजी रहेगा किस में डाटा एनालाइज करने में इन द लास्ट. और इसमें देखो हार्ड कर इसके डिसएडवांटेजेस करेंगे कि हमारा जो वो है कस्टमर जो है वो हमको फुली सेटिस्फैक्ट्री डाटा नहीं देगा. मतलब कि वो हमसे कह देगा कि नहीं सर, वो आप लोग जैसे आप उसके सामने बैठे हो और आप उसे फॉर्म फिल करवा दे तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए गलत फॉर्म फिल कर देगा सो दैट कि आप लोगों को बुरा नहीं लगे. ठीक है, तो अपनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कह सकते हैं मतलब न्यूट्रल होके नहीं सोचे. ठीक है, समझ में आया आपको. चलो आगे वाले अपने टॉपिक पे चलें. तो आगे वाला टॉपिक अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, ची स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, तो ची स्क्वायर टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, इसको देखो आप लोग जब पेपर में आएगा ना तो ये मैंने रेड में इसलिए किया कि आप लोग को इसको क्या करना है, बॉक्स में लिख के आना है अपने पेपर में कि ची स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट. इसको ये भी एक कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा एक क्या कहते हैं रिजल्ट दे सकता है. ठीक है, ये देखो चीज़ का टेस्ट का कुछ नहीं होता. अगर आप लोग बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा रहेगा. बाकी मैं इसका मतलब आपको इजीली समझा दूंगा कि ये ना चीज़ का टेस्ट कोई भी ऐसे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताता है जो क्या है एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है. ठीक, एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है. तो इसके लिए क्या चीज़ का टेस्ट का हमारा यूज़ किया गया. अब चीज़ का टेस्ट में देखो क्या होता है कि जैसे आप लोग मतलब कि मस्टर्ड ऑयल का प्राइस और किसका प्राइस हमारा, मैं इसका पेज नंबर का बता दिया ना 132 है बुक नंबर 1 का और 4th का. ठीक है, तो आप लोग खोल लो एक बार और इसमें से देखो. तो इसमें होता क्या है हमारा कि कोई भी दो मतलब ऐसे डाटा से या फिर वेरिएबल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं जिनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है और हम लोग इनके बीच में कनेक्शन को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक दूसरे मिला सकते हैं और इससे हमारा क्या होता है कि उस डाटा का कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू निकल के आती है. जैसे हमको चाहिए कि मतलब ऑयल प्राइजेस हमारे कितने बड़े और हमारा जो उसका था पेट्रोलियम का जो सॉरी प्राइस था वो कितना बड़ा और जो हमारा उसका प्राइस है खाने वाले उसका वो हमारा कितना बड़ा. ठीक है, ये हमको चाहिए था. तो हमारे देखो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि खाने का प्राइस कहाँ और कहाँ किसका प्राइस, हमारे उसका पेट्रोलियम का प्राइस. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्योंकि हमको एक कंपैरिजन को डेवलप करना था इसलिए हमने क्या किया, चीज़ का टेस्ट को हमने डेवलप अपना किया. तो चीज़ का टेस्ट क्यों आया, क्योंकि बाइनोमियल पॉइजन और हमारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थे वो कहीं ना कहीं हमारी जो ये थे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में डाटा को बताने के लिए क्या थे, फेल हो गए थे. ठीक है, हमने पढ़ लिया. तो देखो एक हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा, मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि हमारी 5th वाली बुक में पेज नंबर 8 आप खोल लो तो आपको उसमें मिलेगा. ठीक है, ये रह गया है कहीं ना कहीं तो मैं इसका आप लोग बता दूं. ये लो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन में. देखो लॉजिकल मेथड में हमारे कितने हैं, 3 हैं. मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस और फिर जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस. ठीक है, पेज नंबर बुक नंबर 5 का पेज नंबर 9 आपको खोलना है.
फिर उसके अंदर क्या था हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड हमारे 4 हैं, क्या कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर क्या आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड देन हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये तो स्टैटिस्टिक्स की चीज़ है नॉर्मल सी, ये कलेक्शन ऑफ डाटा सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग उसको लास्ट में फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है, चीज़ समझ में आई आपको? चलो अब हमने क्या अपना MCO 3 पे पूरा कंप्लीट कर लिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, कुछ नहीं रह गया। अगर आप लोग ये वाले टॉपिक्स पढ़ के जाओगे ना, आप 100% मतलब आराम से 75 से ऊपर नंबर स्कोर कर सकते हो, अगर आप आंसर्स भी उतने ही अच्छे लिख के आते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं और इसी वाली वीडियो के साथ में जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप जो भी है आपका किसका इग्नू के ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचाइए, और बताइए किस तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहे हैं, और पूरे के पूरे मतलब अच्छे टॉपिक्स, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लंजू बंजू सा हो, इतने अच्छे टॉपिक्स उठा के लेके आ रहा हूँ जिसकी मतलब कि आप लोग को पेपर में इसके आने के चांसेस मतलब 90% चांसेस हैं। ठीक है, एग्जामिनर इन क्वेश्चन के बिना कभी पेपर सेट नहीं करता। और बाकी देखो इग्नू का लिंक, इग्नू का एडमिट कार्ड आ गया है, अगर आपको मतलब लिंक नहीं पता तो हमने एक वीडियो डाली है बना के, उसमें मैंने बताया हुआ है आप लोग को क्या क्या चीज़ें ले जानी है अपने एग्जाम में, और क्या क्या चीज़ें उससे पहले करनी है। ठीक है, तो आप लोग उससे आके अपना क्या करो, एग्जामिनेशन हॉल का डाउनलोड करो, अपना हॉल लेटर, अपना हॉल टिकट, और फिर उसको लेके जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अब मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ में, जो हमारे किस पर रहेगा, MCO 4 पर रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल।